क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है उसका क्या फॉर्मूला है, क्या स्टेटमेंट है, और कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? अब भी कमेंट करिए। बेसिकली इसी कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे इस क्वेश्चन के माध्यम से। इस क्वेश्चन में हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ फोर्स को, कंजर्वेटिव फोर्स को यूज करेंगे। तो क्वेश्चन क्या कहता है? इफ ए पार्टिकल ऑफ मास m is moving in a horizontal circle of radius r with a centripetal force this one minus k upon में r square, the total energy is। तो क्वेश्चन में बोल रहा है ये सारी चीजें कि भाई एक पार्टिकल है जिसका मास m है, वो हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव कर रहा है और सर्कल की रेडियस स्मॉल r दी है, सेंट्रीपिटल फोर्स माइनस के अपॉन में r स्क्वायर दिया हुआ है। इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पर देखोगे, 4-5 लाइन में खत्म कर देते हैं। इस क्वेश्चन को मैं इतना डिटेल में बताऊंगा ताकि आपको हर एक पॉइंट पर कोई भी डाउट ना रहे। ध्यान से समझना है। अब चूंकि ये पीडब्ल्यू मॉड्यूल में जो है मोशन इन प्लेन में पहले ही आ गया है, जबकि हमने एनर्जी पढ़ा ही नहीं है, कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ा ही नहीं है, फोर्स भी नहीं पढ़ा, बट अगर आ गया है तो हमें करना है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा सारा पूरे क्वेश्चन को बहुत ही सिंप्लीफाई वे में, बहुत ही सिंपल वे में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान रखिए, और अगर आपको इसका सॉल्यूशन समझ में आ जाए तो भाई वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हमें यह समझना है कि इस क्वेश्चन में अटेम्प्ट क्या करना है। जब आप इसका सॉल्यूशन कहीं दूसरी जगह पर देखते हो, वहां पर टोटल एनर्जी लिख देता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब वो काइनेटिक एनर्जी निकाल लेता है और पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए वो एक फॉर्मूला और यूज करता है, मैं बताऊंगा आपको, F इक्वल टू du/dr वाला। बट पहले तो ये समझना जरूरी है कि जो टोटल एनर्जी में ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आई कहां से है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिएगा कि हम जो टोटल एनर्जी जो निकालेंगे वो 2 बार निकालेंगे। बेसिकली जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला जो प्रिंसिपल है हम 2 बार निकालेंगे, और दोनों बार का जो डिफरेंस है आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। मान लो एक पार्टिकल जो है सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, ये ठीक है भाई, एक पार्टिकल जो है सर्कुलर मोशन में ये बना दिया हमने, और यहां पर मास m ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और ये मान लो इसका सेंटर एक तरह से, और ये आपका रेडियस वेक्टर क्वेश्चन में दिया है, ये है, ये m मास का ऑब्जेक्ट है। अब आप ध्यान से देखो, ये बोल रहा है कि जो पार्टिकल है हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव कर रहा है। इसका मतलब अगर मैं यहां पर इसको ग्राउंड मान लूं, ये जो है हमारा मान लो ग्राउंड हो जाता है। इस ग्राउंड से, यानी कि मान लो ग्राउंड से एक सर्कल मास लिया और उसको मैं ऐसे ऐसे घुमा रहा हूं ना, सर्कुलर मोशन में मूव करा रहा हूं। तो जब मैं इसको सर्कुलर मोशन में मूव कराऊंगा तो आप देखो हर पॉइंट पर हाइट क्या होगी, सेम। हाइट क्या होगी, सेम। ये आपको समझ में आना चाहिए भाई। अगर मान लो ये ग्राउंड है और एक बॉडी, जैसे मान लो ये जो व्हाइट कलर का आपको दिख रहा है, मैं इसको सर्कुलर मोशन में ऐसे ऐसे घुमा रहा हूं, है ना, हॉरिजॉन्टल सर्कल में, तो यहां से यहां तक की हाइट हर जगह सेम है, हर जगह सेम है। तो इस केस में हाइट क्या मिलेगी आपको, सेम, क्योंकि हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव कर रहा है। अब पहले हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देखेंगे, पहले फर्स्ट केस में, मतलब ध्यान से समझना है एक एक स्टेप को। सबसे पहले मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लिखूंगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, ये आपने पढ़ा है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। बट ये तो स्टेटमेंट है, क्वेश्चन में इसको फिट कैसे करेंगे? क्वेश्चन में इसको फिट करने के लिए आपको ये पता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब ये है कि जो इनिशियल एनर्जी है वो फाइनल एनर्जी के इक्वल होगी। दैट मीन्स अगर मैं यहां पर लिखूं टोटल इनिशियल एनर्जी, टोटल इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल इनिशियल एनर्जी। भाई ये हमारी, अगर मान लो मेरा किसी 2 पॉइंट की बात कर रहा हूं, 2 पॉइंट की बात करते करते मुझे ये पता चले कि पहले पॉइंट पर और दूसरे पॉइंट पर एनर्जी सेम है, टोटल एनर्जी सेम है, तो इसका मतलब ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो कर रहा है। दोनों ही सिचुएशन में टोटल इनिशियल एनर्जी और टोटल फाइनल एनर्जी जो अगर सेम आती है तो यानी कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो कर रहा है, ये आपको पता है। तो टोटल इनिशियल एनर्जी में हम क्या क्या लेंगे भाई, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल,
काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, दैट इज इक्वल टू फाइनल इनिशियल एनर्जी क्या होगी हमारी, काइनेटिक एनर्जी फाइनल और पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हमें ये देखना है कि जो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल और पोटेंशियल एनर्जी फाइनल है वो क्या होगी। भाई पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपने पढ़ा mgh। अब चूंकि ये जो मास है हर पॉइंट पर जब यहां जाएगा तो भी हाइट सेम, यहां रहेगा तो हाइट सेम, कहीं भी जाएगा सर्कुलर मोशन में, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव कर रहा है और ग्राउंड से इसकी हाइट हर समय क्या होगी, सेम। जब हर जगह सेम होगी इसका मतलब आप यहां देखोगे इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh, यहां पर भी इसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh, दैट मींस पोटेंशियल एनर्जी हर पॉइंट पर क्या है, सेम। अब यहां पर हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस यहां पर आ गया हमारा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो इसका मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल एनर्जी काटम कट चली जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी कट गई। तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी हर पॉइंट पर क्या होगी, सेम। पोटेंशियल एनर्जी अब आपको हर पॉइंट पर सेम मिली। तो इसका मतलब यहां पर हम इस तरह से लिख सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है इनिशियल दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल है, फाइनल के। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब ये हुआ हर पॉइंट पर इसकी काइनेटिक एनर्जी सेम है। ये पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। अब आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ mv²। ये क्या होता है, हाफ mv²। क्लियर है। तो ये हमें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मिल गया। अब यहां पर हमें बेसिकली काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। पोटेंशियल एनर्जी तो क्या है, सेम है, कट गई, चेंज नहीं है कोई भी पोटेंशियल एनर्जी में। तो यहां पर हमें काइनेटिक एनर्जी मिली हाफ mv²। अब हम क्या कर सकते हैं भाई, अब क्वेश्चन में देखो हमें सेंट्रीपिटल फोर्स दिया है, ये हमें सेंट्रीपिटल फोर्स दिया है और ये क्या लिखा है, -k/r²। अब बहुत सारी जगह पर जब इसका सॉल्यूशन देखोगे तो इस सेंट्रीपिटल फोर्स को वो पॉजिटिव मान लेता है। अब पॉजिटिव मानने के लिए आप देखोगे इसका सॉल्यूशन, इसको डायरेक्ट लिखा होगा k/r² कर देगा। अरे भाई क्वेश्चन में माइनस दिया था, तुम जो है इसको पॉजिटिव कर रहे हो। अब ये पॉजिटिव कैसे आया इसको समझो। जो डायरेक्ट कर देते हैं ना, डायरेक्ट करने के बाद जो है बच्चों को नहीं समझ में आता। बेसिकली मैं वही पॉइंट्स पकड़ता हूं। अब देखो ये इसको पॉजिटिव कैसे किया ये समझेंगे। ये आ गया भाई -k/r²। अब चूंकि आपको पता है जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो टूवर्ड्स दी सेंटर एक्ट करता है। ये देखो टूवर्ड्स दी सेंटर एक्ट कर रहा है, ये आपका टूवर्ड्स दी सेंटर एक्ट कर रहा है। अब इसका रेडियस वेक्टर, ये जो वेक्टर है इस डायरेक्शन में, ये हम इस डायरेक्शन में प्लस ले लिया हमने मान लो, तो इसके इस डायरेक्शन में क्या होगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है इस डायरेक्शन में कर रहा है टुवर्ड्स द सेंटर, दैट मींस ये नेगेटिव होगा। अब इसको नेगेटिव को दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, जो रेडियस वेक्टर है यहां से यहां तक का, ये इस रेडियस वेक्टर का यूनिट वेक्टर लेंगे लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लेंगे, -r²। दैट मींस यहां पर आपको -r² रखना पड़ेगा। अब ये r² तो यूनिट वेक्टर है, लेकिन ये माइनस और ये माइनस मिलकर के इसको क्या बना देंगे, प्लस। दैट मींस k/r² आपको यहां से मिलता है। और वो r² जो है 1 है, मतलब यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो हमने उसको हटा दिया। क्या ये बात क्लियर है। यहां से यहां तक पहुंचने के लिए आपको ये स्टेप पता होना चाहिए। बहुत सारी जगह पर इसको डायरेक्ट लिख देते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब जो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ये तो आ गया k/r²। अब सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, mv²r जो है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। हम इसको किसके इक्वल रख देंगे, k/r² के इक्वल रख देंगे। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर देखो इस r को एक r से उड़ा दो तो तुम्हें क्या मिला, mv² इज इक्वल टू k/r। अब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या है, अब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है ये हाफ mv²। अब यहां देखो mv² इज इक्वल टू kr, तो क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, हाफ mv² दैट इज इक्वल टू k/2r। मैंने क्या किया, दोनों साइड हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसका मतलब जैसे ही मैंने इसको दोनों साइड मल्टीप्लाई किया हाफ से, दैट मींस ये मैं यहां पर हाफ से मल्टीप्लाई कर लेता हूं और यहां पर भी
हाफ से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये हाफ mv², ये हाफ mv²। तो यहां पर हमें काइनेटिक एनर्जी मिल गई, काइनेटिक एनर्जी कितनी मिल गई, K/2R, K/2R इज दी काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है? तो अब ध्यान से समझो, ये जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो खेल था यहां पर, ये बेसिकली क्या था, इसकी जो पोजीशन देख रहे थे वो ग्राउंड से देख रहे थे। पोजीशन कहां से देख रहे थे, ग्राउंड से। और ये जो v वेलोसिटी से मूव कर रहा था उस वेलोसिटी की बात हो रही थी। क्या ये बात क्लियर है? और हमने यहां पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दिया। ठीक, अब हम इसका दूसरा रूप देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए। वो दूसरा रूप क्या है उसको समझने के लिए पहले आपको कंजर्वेटिव फोर्स पता होना चाहिए। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है और कैसे काम करता है उसको समझेंगे हम यहां पर। वो जो आप देखोगे ना सॉल्यूशन में F = du/dr से पोटेंशियल एनर्जी निकालता है और फिर पोटेंशियल एनर्जी को इस काइनेटिक एनर्जी में ऐड कर देता है और आंसर बता देता है। तो पहले भैया ये तो बताओ वो वाली जो एनर्जी है वो आई कहां से है उसको समझना है। ठीक है, चलो अब इसको समझेंगे। मैं यहां पर कुछ केसेस बताऊंगा ताकि आपका जो दिमाग है, आपका जो माइंड है वो ओपन हो। देखो, मान लो ये स्प्रिंग है, ठीक है, आपने क्या किया, इस स्प्रिंग को ऐसे खींचा। जब आप इस स्प्रिंग को खींचेंगे, ये खींच दिया भाई, ठीक है, हमने यहां पर फोर्स लगाया था। जैसे ही हमने फोर्स लगाया तो ये खींच गई स्प्रिंग। अब आपको पता है कि जब ये स्प्रिंग खींची इस डायरेक्शन में तो स्प्रिंग के अंदर कौन सा फोर्स आता है, स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग के अंदर कौन सा फोर्स आ जाएगा, स्प्रिंग फोर्स। और वो किस डायरेक्शन में होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। इसको हम Fs लिख लेते हैं। क्या ये बात क्लियर है? और ये जो F हमने लिखा है ये हमारा कौन सा फोर्स है, F एक्सटर्नल। ये तो हम अप्लाई कर रहे हैं ना, ये F एक्सटर्नल फोर्स है। ये फोर्स हम क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं भाई। इस फोर्स वो ध्यान से समझना, स्प्रिंग को समझो। एक केस और बताऊंगा ताकि आपको ये समझ में आए कि अच्छा ये कंजर्वेटिव फोर्स इस तरह से काम करता है। इस स्प्रिंग को जब इधर खींचा तो इसमें एक्सटर्नल फोर्स इधर लग रहा है, लेकिन जब इसे छोड़ दोगे, इस फोर्स को हटा दोगे तो ये स्प्रिंग के अंदर अपने एक फोर्स जनरेट हो जाता है जिसे हम स्प्रिंग फोर्स बोलते हैं। और वो स्प्रिंग फोर्स स्प्रिंग को अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर लेकर के आएगा। कभी करके देखना, ऐसे खींचना स्प्रिंग, छोड़ देना और फिर वो वापस अपनी पोजीशन पर आ जाएगी। तो जो अपनी पोजीशन पर स्प्रिंग वापस आएगी वो स्प्रिंग फोर्स की वजह से आती है। तो अगर आप ध्यान से देखो यहां पर, अब आपको ये पता चला कि भाई ये एक्सटर्नल फोर्स है, ये स्प्रिंग फोर्स है। तो आप देखो यहां पर इन दोनों को अच्छा, अभी मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। अब दूसरा केस और देखते हैं। मान लो आपके पास एक +q चार्ज है। अब +q चार्ज की फील्ड बनती है इस तरह से, मान लेते हैं ये फील्ड बन गई। ये +q चार्ज है, ये पॉइंट ले लिया है ना, और ये मान लो डिस्टेंस है r, ये डिस्टेंस है R। फॉर एग्जांपल अभी ले लेते हैं ऐसे ही, या r ही लेते हैं, रेडियस के r। अब यहां पर आपको क्या समझना है, मान लो इसकी जो फील्ड बन रही है, इस चार्ज की वजह से बाहर फील्ड बनती है। ये पूरी की पूरी क्या बन रही है, यहां पर मैं अगर ड्रॉ करूं तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। क्या बनती है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। आप 12th क्लास में पढ़ोगे, ये क्या बनी, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो, इससे अच्छा सॉल्यूशन नहीं हो सकता कहीं भी। ध्यान रखना, जब तक कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा, आप सोच रहे होगे सर जो स्प्रिंग भी लेकर के आ गए, इलेक्ट्रिक फील्ड भी लेकर के आ गए, थोड़ा सा पेशेंस रखो। आपको जो है इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बस ध्यान से समझना है। तो यहां से ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। अब आप ध्यान से सोचो कि भाई मान लो एक छोटा सा चार्ज लिया -q, ये मैंने -q चार्ज, सॉरी +q ही लिया, +q ले लेते हैं। इस +q और इस +q के बीच में क्या फोर्स लगेगा, ये आपको समझना है। क्या इस +q और इस +q के बीच में फोर्स लगेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि ये इसकी फील्ड के बाहर है। भाई आपको पता है प्लस चार्ज और प्लस चार्ज दोनों के बीच में क्या होता है, रिपल्शन होता है। प्लस चार्ज और प्लस चार्ज के बीच में रिपल्शन होता है, नेगेटिव नेगेटिव के बीच में रिपल्शन होता है, प्लस माइनस में अट्रैक्शन होता है। तो यानी कि लाइक चार्जेस में रिपल्शन और अनलाइक चार्जेस में अट्रैक्शन। अब ये दोनों लाइक चार्जेस हैं। जैसे ही मैं इस चार्ज को उठा करके यहां लेकर के आऊंगा, जैसे ही मैं इस चार्ज को उठा करके यहां लेकर के आया, मान लो यहां लेकर के आ गया, क्या अभी फोर्स लगेगा? नहीं। यानी कि इन दोनों सिचुएशन में यहां पर फोर्स 0, यहां पर फोर्स 0, मतलब यहां कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। दैट मीन्स ये दोनों चार्ज अभी इसकी फील्ड के बाहर हैं। इस +q, कैपिटल Q जो चार्ज है इसकी फील्ड के बाहर है। ये चीज आपको समझ में आ गई। इसका मतलब यहां पर हम इसको कैसे समझेंगे,
जो चार्ज की फील्ड से बाहर होगा, जो भी चार्ज इस फील्ड से बाहर होगा, ये सारे पॉइंट्स क्या कहलाएंगे? इन्फिनिटी। हम इनको सभी को इन्फिनिटी बोलते हैं, 12th में पढ़ोगे आप वहां पर, लेकिन कोई बताएगा नहीं इन्फिनिटी पॉइंट किसे बोलते हैं। मतलब यहां भी इन्फिनिटी, यहां इन्फिनिटी, मतलब मान लो चार्ज यहां रखा है तो यहां पर भी कोई फोर्स नहीं लगेगा, तो ये भी पॉइंट इन्फिनिटी। दैट मीन्स ये पॉइंट वो है जहां पर फील्ड का कोई असर नहीं होगा, इस प्लस क्यू, कैपिटल क्यू चार्ज की वजह से कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये बात आपको पहले तो समझ में आनी चाहिए। तो इसका मतलब ये सारे पॉइंट्स इन्फिनिटी है। इसका मतलब इन्फिनिटी कहां तक है? यहां तक इन्फिनिटी है। मैं ये बोल दूं, मैं बोल सकता हूं इस फील्ड से इस फील्ड के बाहर सारे पॉइंट इन्फिनिटी, और जैसे इस पॉइंट पर आए तो इसके ऊपर जो है फोर्स ऑफ रिपल्शन लगना शुरू हो जाएगा। अब एक यहां पर एग्जांपल ले लेते हैं, मतलब इसी को मान लो ये हमारा आर वेक्टर है, ये आर रेडियस है, यहां पर इसकी फील्ड मैक्सिमम है। इस प्लस क्यू चार्ज को मान लो ये था हमारा, ये कंडीशन थी, हमने क्या किया, इस छोटे वाले चार्ज को उठा करके यहां लेकर के ऐसे लेकर के आ रहे थे, ऐसे लेकर के यहां रख दिया। दैट मीन्स हमने इन्फिनिटी से कहां रखा? आर डिस्टेंस पर। अगर आप ध्यान से समझो तो अगर मैं ये बोलूं तुम्हें कि भाई ये जो लेंथ है ये कितनी है? आर इनिशियल तुम्हारी इन्फिनिटी है, और आर फाइनल क्या है भाई? आर फाइनल क्या है भाई? टाइम लग रहा है पर ध्यान से समझो क्वेश्चन को। आर फाइनल क्या है तुम्हारा? आर के। दैट मीन्स इसकी जो इनिशियल पोजीशन है इन्फिनिटी पर थी और फाइनल पोजीशन कहां पर है? आर पर। अब जैसे ही ये चार्ज आर पर आएगा इसके ऊपर फोर्स लगना शुरू हो जाएगा, इसके ऊपर फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। अब ध्यान से समझेंगे, जैसे ही ये आर पर आएगा, यहां पर आ गया ये चार्ज, ये छोटे वाला प्लस क्यू। अब देखो ये प्लस दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, तो इसके ऊपर फोर्स ऑफ रिपल्शन इस डायरेक्शन में होगा। क्लियर है? तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ये कैसा फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जब हम इस चार्ज को यहां से यहां तक ला रहे थे, है ना, जब इसको फील्ड के अंदर लाएंगे तो हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना होगा। हमें क्या लगाना होगा? एक्सटर्नल फोर्स लगाना होगा। ये हमारा एफ एक्सटर्नल हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा? एफ एक्सटर्नल। तो देखो, मतलब इस चार्ज को उठा करके हम ऐसे ला रहे हैं और चार्ज, ये वाला चार्ज इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स उधर डायरेक्शन में लगा रहा है। तो आप दोनों की तरफ देखो, दोनों की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है ना? एक्सटर्नल फोर्स इधर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर, इस केस में भी एक्सटर्नल फोर्स इधर और स्प्रिंग फोर्स इधर। तो अब आप यहां पर एक चीज समझ पा रहे हो कि जो एक्सटर्नल फोर्स है और जो स्प्रिंग फोर्स है या ये जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये हमेशा एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट होंगे। क्या ये बात समझ पा रहे हो? अब अगर आप ये बात समझ पा रहे हो तो यहां ध्यान से समझेंगे, ये जो स्प्रिंग फोर्स है एफ एस, है ना, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये सभी कैसे फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स। इनको क्या बोला जाता है? कंजर्वेटिव फोर्स। एक ही क्वेश्चन होगा लेकिन बहुत ही सॉलिड तरीके से समझाऊंगा, ध्यान रखना। इनको क्या बोला जाएगा? कंजर्वेटिव फोर्स। अब कंजर्वेटिव फोर्स आपको शायद पता होगा, वो फोर्स होते हैं जिनका जो वर्क डन होता है पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है। दैट मींस इस चार्ज को हो सकता है मैं ऐसे उठा करके इस तरह से भी लेकर के आ सकता था, यहां से यहां ऐसे उठा के इधर भी रख दिया, तो मैं किसी भी पाथ से आ सकता था। दोनों ही केस, मतलब इस केस में देखो, चाहे ये फर्स्ट केस ले लो, ये सेकंड ले लो, ये थर्ड ले लो, तीनों ही केस में जो वर्क डन आएगा वो सेम आएगा। दैट मींस जो वर्क डन होगा पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। जबकि आपको पता है वर्क डन क्या था? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो इसका मतलब ऐसे फोर्सेस जिनकी वजह से जो वर्क डन है पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करेगा, वो क्या कहलाएंगे? कंजर्वेटिव फोर्स। तो इसका मतलब आपको ये पता चला कि जो स्प्रिंग फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक, तो अब मैं इसको जनरलाइज फॉर्म में लिख दूं तो ये एफ कंजर्वेटिव है। ये कैसे फोर्स है? एफ कंजर्वेटिव। ये जनरलाइज फॉर्म में मैंने इसको लिख दिया। अब एक चीज आप ध्यान से समझो कि जो कंजर्वेटिव फोर्स है और एफ एक्सटर्नल है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। यहां भी देखो, कंजर्वेटिव फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं एफ एक्सटर्नल जो है नेगेटिव ऑफ एफ कंजर्वेटिव है। एफ एक्सटर्नल जो है नेगेटिव ऑफ कंजर्वेटिव है। दैट मींस दोनों की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। क्या ये बात क्लियर है? वेक्टर फॉर्म में लिखा है तो वेक्टर फॉर्म में लिखने की वजह से ये नेगेटिव है। ठीक है, अभी हम मैग्नीट्यूड की बात नहीं करेंगे पहले। अच्छा चलो मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं। आप बोलोगे कि सर इनका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम कैसे होगा, है ना। चलो
अच्छा, ये समझ में आ रहा है कि इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, ये माइनस इसी वजह से आया है। अब इनके मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, अब इनके मैग्नीट्यूड की भी बात करेंगे। अब इनके मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो ध्यान से समझेंगे। यहां पर फिर से अब जो है तुम्हारी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फिर से लगेगी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फिर से लगेगा। देखो कैसे लगेगा, अगर इस स्प्रिंग वाले केस को ध्यान से समझो, मैंने इसके ऊपर फोर्स ऐसे लगाया, दैट मीन जब मैं इसको फोर्स लगा रहा हूं तो ये डिस्प्लेस भी करेगी स्प्रिंग। जब ये डिस्प्लेस करेगी तो इसका मतलब इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, कुछ वर्क डन कर रहे हैं, कुछ वर्क डन कर रहे हैं। जब हमने वो वर्क डन किया और उसको छोड़ दिया इस फोर्स को, अब जो वर्क डन स्टोर हुआ इसके अंदर वो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होगा, ये समझना है। जब हमने इस स्प्रिंग को ऐसे खींचा और यहां लेकर के आए इस पोजीशन पर, तो जो भी वर्क डन हमने इस स्प्रिंग को खींचने में किया, और मान लो अब ये फोर्स हटा देते हैं, तो इस वर्क डन की वजह से इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी, और वही पोटेंशियल एनर्जी जो है फिर से इस स्प्रिंग को अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर लेकर के आएगी, यानी कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होना शुरू होगी। लाएगा तो स्प्रिंग फोर्स, लेकिन उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होती 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 वापस यहां पहुंच जाएगी। क्या ये बात क्लियर है? तो दैट मींस यहां पर यह चीज आपको समझनी है कि जब हम, ये आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा मैं जानता हूं, बट अगर आपको ये समझना है ना, वो ये जो फॉर्मूले में वहां बहुत सारी जगह पर ये सॉल्यूशन लिखा है F इज टू डी यू अपॉन में डी आर, ये आया कैसे है यही समझा रहा हूं बेसिकली। इसको समझाने के लिए मुझे ये सारी कहानी करनी पड़ रही है, नहीं तो मैं भी ये फॉर्मूला बताऊं और 2 मिनट में आपका जो है सॉल्यूशन निकाल के सॉल्व कर दूं, बट प्रॉब्लम तो वही रह जाएगी ना, कॉन्सेप्ट तो समझ में आएगा नहीं, तो हमें कॉन्सेप्ट समझना है। तो अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देखो, ऐसे ही यहां पर भी इस पार्टी जब चार्ज को यहां से यहां तक लाएंगे तो जो भी हम वर्क डन करेंगे वो इसके पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही आप इस वर्क डन फोर्स को हटाओगे, एक्सटर्नल फोर्स को, ये वाला चार्ज प्लस क्यू चार्ज इस स्मॉल क्यू चार्ज के ऊपर फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएगा और बाहर फेंक देगा। समझ में आ गया? जैसे ही इस चार्ज को यहां रखोगे, इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से इसके ऊपर फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा और इस चार्ज को उठा करके बाहर फेंक देगा। क्लियर है? तो यानी कि वर्क डन यहां पर भी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो रहा है। अब जो है हमारा केस, अब हम तो भाई यहां पर इसको सेंट्रीपिटल फोर्स से कैसे रिलेट करेंगे वो देख लेते हैं। अब चूंकि हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रही थी, तो भाई ये हमारा मास था, ये हमारा सर्कल बन गया। तो देखो जब हम एक तरह से इसको ऐसे समझो कि ये मास पहले बाहर रखा था, ये मास जो है पहले बाहर रखा था, ये मास जो है पहले बाहर रखा था। अब जैसे ही इस मास को उठा करके इस पोजीशन पर लाए और हम इसको सर्कुलर मोशन में मूव करा रहे हैं, तो जो सर्कुलर मोशन में मूव करा रहे थे, ग्राउंड से हाइट देख रहे थे, वो वाली टोटल एनर्जी तो हमने निकाल ली भाई, वो टोटल एनर्जी तो हमने निकाली थी। इस मास को जो हम मूव करा रहे थे v वेलोसिटी से, और इसकी जो ये ग्राउंड से कुछ हाइट पर मूव कर रहा था हॉरिजॉन्टल सर्कल में, तो वो एनर्जी तो हमने निकाल ली। लेकिन मान लो ये मास शुरुआत में यहां था और इसको उठा करके यहां लाके रखते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे चार्ज यहां था, इसको उठा करके यहां रखते हैं। तो अब जब इस मास को उठा करके यहां रखोगे तो यहां से जो भी वर्क डन करेंगे, यहां से उठा करके यहां तक जो भी वर्क डन करेंगे, वो वर्क डन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में। क्या ये बात क्लियर है? बस यही समझाना था और यही आपको बताना था। इसका मतलब ये हुआ, अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं यहां पर ये लिखूं, ये जो लाइन है यहां पर, क्या यहां पर आपको सेंट्रीपिटल फोर्स फील होगा? नहीं, यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स फील नहीं होगा। इसका मतलब आर इनिशियल जो ये है इंफिनिटी पॉइंट पर है। आर इनिशियल किस पॉइंट पर है? इंफिनिटी पर। जैसे यहां पर ये इंफिनिटी बताए थे, ऐसे ही जैसे ही ये मास इधर आ गया, तो इसका मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है आपकी आर फाइनल, ये किसके इक्वल है? रेडियस आर के। क्या ये बात क्लियर है? तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाने के लिए, यानी कि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक लाने के लिए हम जो भी वर्क डन करेंगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी में। क्या ये बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। अगर आपको ये बात क्लियर है तो अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होगा? देखो, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, फिर से प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, प्लस, ध्यान से समझेंगे, यहां पर एक और चीज आएगी वो समझाऊंगा, ऐसे ही काइनेटिक एनर्जी फाइनल, हाँ, प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। अब देखो, ये जब पार्टिकल यहां था तो यहां इसकी कुछ ना कुछ एनर्जी रही होगी, काइनेटिक एनर्जी रही होगी, कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी रही होगी, पहले से हो सकती। ये वाली पोटेंशियल एनर्जी मास की, ये
पोजीशन की वजह से। किसकी वजह से? पोजीशन की वजह से ना। तो ये पोटेंशियल एनर्जी कुछ ना कुछ रही होगी। लेकिन जब इस मास को उठा करके यहां लाते हैं, यानी कि इसकी पोजीशन को आप क्या करते हो? चेंज करते हो, तो आप कुछ ना कुछ वर्क डन कर रहे हो, यानी कि सिस्टम में आप वर्क डन इन कर रहे हो। भाई इसको उठा करके यहां लाओगे, इसका मतलब आप वर्क इनपुट दे रहे हो, तो इसीलिए यहां पर डब्ल्यू इन आएगा। क्या ये बात क्लियर है? नॉट डब्ल्यू इन, इसको डब्ल्यू एक्सटर्नल लिख लेते हैं। इसको क्या लिख लेते हैं? डब्ल्यू एक्सटर्नल। क्या ये बात क्लियर है? यानी कि इस मास को उठा करके इस पोजीशन तक लाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? डब्ल्यू एक्सटर्नल। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब आपको यहां यह समझना है कि जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है उसका क्या होगा। यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी है उसका क्या होगा, यह समझना है। जब भी इस टाइप की चीजें करते हैं, ये जो इन सभी चीजों की एनालिसिस करते हैं, हम क्या मानते हैं इस केस में? देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहां से यहां तक लाने में काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं करते। मैं यहां लिख देता हूं देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, समझाता हूं क्यों। देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, इसका मतलब आपकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। भाई काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv² होता है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो आपका एक्सेलरेशन क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। जब आपका एक्सेलरेशन जीरो हो गया, जब आपका एक्सेलरेशन जीरो हो गया, तो आप मुझे ये बताओ, अगर आप इसको फोर्सेस को बैलेंस करोगे, आप इसके फोर्सेस को बैलेंस करोगे, मतलब मैं यहां कर देता हूं या यहां करो, इसके फोर्सेस को बैलेंस करते हैं। चलो भाई, एफ एक्सटर्नल इस डायरेक्शन में लग रहा है तो नेगेटिव है, माइनस एफ एक्सटर्नल, है ना। मैं यहां लिखता हूं, देखो माइनस एफ एक्सटर्नल या प्लस एफ एक्सटर्नल, जो भी है, जिस तरह से भी लेना है। स्प्रिंग वाले को करते हैं, एफ एक्सटर्नल इस डायरेक्शन में, प्लस ले लिया। फोर्स को बैलेंस कैसे करते हैं? इसी तरह से। अब एफ स्प्रिंग फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन में है तो ये माइनस एफ एस हो जाता है। दैट इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होता है? नेट फोर्स जो है मास इंटू एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। अब जब मास इंटू एक्सेलरेशन के इक्वल होगा, ये वाली वैल्यू क्या हो गई आपकी? जीरो, क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है। तो यहां पर एफ एक्सटर्नल किसके इक्वल आ रहा है भाई? एफ एक्सटर्नल जो है एफ एस के इक्वल आ रहा है। क्या ये बात क्लियर है? इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा, और जैसे ही एक्सेलरेशन मिलेगा आपको वेलोसिटी मिल जाएगी चेंज होती हुई। वेलोसिटी चेंज होगी तो आपको काइनेटिक एनर्जी में चेंजेस मिल जाएंगे। यानी कि इसकी एनालिसिस जब हम करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि इसके अंदर कोई चेंज नहीं है वेलोसिटी में, एक्सीलरेशन जीरो है, और जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो सेम आएगा। क्लियर है? बस यहां पर आपको समझना है ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये मैंने बताने की कोशिश करी है। आप इससे भी पकड़ सकते हो, इस चीज को आप इस चीज से ही पकड़ सकते हो। देखो, आप जो फोर्स लगा रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स, हमें क्या पता कितना फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन ये जो स्प्रिंग फोर्स है आप इसको बता सकते हो कि हाँ भाई एक्सटर्नल फोर्स हमारा स्प्रिंग फोर्स के बराबर होगा। ऐसे यहां पर आपको क्या पता आपको कितना फोर्स लगाना है एक्सटर्नल फोर्स, भाई यहां पर आते ही आपको ये पता चलेगा यहां पर जो एफ एक्सटर्नल लगेगा वो एफ इलेक्ट्रिक के इक्वल होगा। ठीक है, ये यहां पर इसको इक्वल करने की साजिश रची गई है, इसको इक्वल करने की साजिश रची गई है। तो यहां पर ये एफ एक्सटर्नल आपका किसके इक्वल हो गया? एफ कंजर्वेटिव के। तो मैं सिंपल ये लिख देता हूं, एफ कंजर्वेटिव के इक्वल हो गया। ये मैग्नीट्यूड है। अगर विद डायरेक्शन लिखोगे तो आपको इसी तरह से लिखना होगा, ये विद डायरेक्शन है, ध्यान रखना, ये विद डायरेक्शन। क्या ये बात क्लियर है? अब आपको ये समझ में आ गया कि एफ एक्सटर्नल एफ कंजर्वेटिव जो है ये अपोजिट होंगे, इसलिए काइनेटिक सेम होगा इनका मैग्नीट्यूड, इसीलिए काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और फाइनल सेम होगी, तो इसलिए ये वाली जो टर्म है वो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है भाई, तो आपको उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब आप सोच रहे होंगे अच्छा ये एफ कंजर्वेटिव, ये सारे तो कंजर्वेटिव है लेकिन ये कंजर्वेटिव कैसे है? ध्यान से समझो। देखो, सेंट्रीपिटल फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है ये भी समझ लो, नहीं तो आप सवाल पूछोगे। सेंट्रीपिटल फोर्स इस डायरेक्शन में लगता है टुवर्ड्स दी रेडियस या टुवर्ड्स दी सेंटर, ये एफ सी। ठीक है, और जब हम इसको यहां से यहां लाएंगे तो जैसे ही ये, अब चूंकि सेंट्रीपिटल फोर्स तो अट्रैक्ट हो रहा है तो हमें एक्सटर्नल फोर्स किस डायरेक्शन में लगाना होगा? इस डायरेक्शन में। ये हमारा एफ एक्सटर्नल होगा, नहीं तो ये तो बॉल इसको अट्रैक्ट करती चली जाएगी तो पूरा अट्रैक्ट हो जाएगा। हमें एक्सटर्नल फोर्स क्या लगाना होगा? इसके अपोजिट में। ठीक है भाई, ये एक्सटर्नल फोर्स इसके अपोजिट में लगेगा। ये बिल्कुल ऐसे समझो, अगर मान लो प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, तो ये वाला फोर्स इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इस केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस डायरेक्शन में होगा तो एक्सटर्नल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होगा, उसको होल्ड करके रखेगा ताकि इसका जो है एक्सीलरेशन जीरो रहे।
इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहे। ये सब करने के लिए इन दोनों फोर्स के मैग्नीट्यूड इक्वल होने चाहिए, ये पॉइंट था यहां। तो यहां पर आपको पता चल गया ये एफ जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, एक्सटर्नल फोर्स है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे। अब यहां से आपको ये पता चल गया, अब आपको यहां पर ये पता चल गया जो एफ कंजर्वेटिव है, या मैं ऐसे लिख लेता हूं एफ सेंट्रीपिटल है ना, आपका जो एफ कंजर्वेटिव है या एफ सेंट्रीपिटल है, अब सेंट्रीपिटल से चलेंगे, एफ सेंट्रीपिटल जो है वो एफ एक्सटर्नल के इक्वल होगा मैग्नीट्यूड में। अगर वेक्टर की बात करें तो अब मैं इसको रिवर्स कर देता हूं, एफ एक्सटर्नल जो है नेगेटिव ऑफ एफ कंजर्वेटिव, ये वेक्टर फॉर्म में चला गया भाई, ये वेक्टर फॉर्म में चला गया। अच्छा, एफ सेंट्रीपिटल है ना, अब ये वेक्टर फॉर्म में चला गया। इसका मतलब आपको ये चीज समझ में आ गई, क्लियर? उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। भाई लेंथी हो रहा है, मुझे पता है सॉल्यूशन, लेकिन क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। अब यहां ध्यान से देखो, अगर मान लो मैं दोनों साइड में डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दूं, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू, अब इसको फटाफट कर लेंगे, एफ सेंट्रीपिटल को मैं दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई कर दूं, dr से, है ना, dr से मान लो मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास रेडियस r है तो उसका स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr हो जाएगा। तो dr इंटू एफ एक्सटर्नल या एफ एक्सटर्नल इंटू dr, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो तुम्हें क्या मिलेगा, ये w एक्सटर्नल मिलेगा, दैट इज इक्वल टू एफ सी इंटू डी आर, दैट मीन्स ये हो गया माइनस डब्ल्यू कंजर्वेटिव या सेंट्रीपिटल। अब आपको एक और चीज मिल गई भाई यहां से, क्या ये बात क्लियर है? क्या आपको ये समझ में आ गया? डब्ल्यू एक्सटर्नल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डब्ल्यू सेंट्रीपिटल। इसका मतलब अगर जनरल फॉर्म बनाओगे तो डब्ल्यू एक्सटर्नल हमारा किसके इक्वल होगा, नेगेटिव ऑफ डब्ल्यू कंजर्वेटिव। क्या ये बात क्लियर है? डब्ल्यू कंजर्वेटिव या डब्ल्यू सेंट्रीपिटल, तो नेगेटिव मिल गया तुम्हें, क्लियर है ना? यहां से समझ में आ गया। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे जाओ, पोटेंशियल एनर्जी इन प्लस डब्ल्यू एक्सटर्नल, पोटेंशियल एनर्जी इन प्लस डब्ल्यू एक्सटर्नल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। तो अब यहां से आप निकाल सकते हो डब्ल्यू एक्सटर्नल किसके इक्वल हो गया, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। अब यहां से आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, डब्ल्यू एक्सटर्नल जो है यू फाइनल, पोटेंशियल जी को यू से लिखते हैं और यू इनिशियल, कोई दिक्कत नहीं है। यहीं पर आप डब्ल्यू एक्सटर्नल को इस तरह से भी लिख सकते हैं, डी यू, यही तो है। और यही डी यू आप जो है बुक में पढ़ोगे, डब्ल्यू एक्सटर्नल की जगह क्या रख सकते हो आप, एफ डी आर, एफ एक्सटर्नल इंटू डी आर, दैट इज इक्वल टू डी यू। क्या ये बात क्लियर है? यही जो है बताने की कोशिश कर रहा था, जो आपको सॉल्यूशन में दिया हुआ है ना, वो जो 4 लाइन में सॉल्यूशन कर देते हो, 4 लाइन का सॉल्यूशन इसकी वजह से होता है। ये जो इतनी कहानी आपको समझाई मैंने, ये आपको पहले पता होनी चाहिए ये सारी चीजें, तभी तो आप लिख पाओगे कि भाई एफ एक्सटर्नल इंटू डी आर इज इक्वल टू डी यू। तो एफ एक्सटर्नल इज इक्वल डी यू बाई डी आर, वो फॉर्मूला इस तरह से लिख देते हैं, एफ डी यू बाई डी आर, है ना, ऐसे कर देते हैं वो। क्या ये बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है इसको? भाई यहां पर ये लिखा रहता है और इससे जो है वो फटाफट इसको पेल देते हैं, कर देते हैं। अब आपको ये पता चल गया कि भाई हाँ एफ एक्सटर्नल इक्वल टू डी यू बाई डी आर है। तो यहां से अब आपको एक चीज समझ में आ गई, मैं यहां लिख देता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डब्ल्यू एक्सटर्नल हमारा, अब हम थोड़ा सिंपल फॉर्म में चलेंगे, डब्ल्यू एक्सटर्नल हमारा क्या है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू प्लस ऑफ डब्ल्यू एक्सटर्नल। अब चूंकि डब्ल्यू एक्सटर्नल हमारा डब्ल्यू सी के इक्वल है या कंजर्वेटिव के इक्वल है नेगेटिव में, तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डब्ल्यू कंजर्वेटिव। क्या ये बात क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है 12th में, पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक इसी के चारों तरफ घूमेगी, ये ध्यान रखना। 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक में जब टॉर्क पढ़ोगे, वर्क डन निकालोगे, पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे, पूरी की पूरी जो वो आपकी जो थ्योरी है, कॉन्सेप्ट है, इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड होगी। तो मुझे उम्मीद है अब आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। चलो भाई, अब हम क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। अब जो है इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये समझना है, ये वाली कहानी आपको समझ में आनी चाहिए। फटाफट अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब आपको ये पता चल गया कि जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो किसके इक्वल होगी, आपका डब्ल्यू एक्सटर्नल के इक्वल होगी। दैट मीन्स मैं यहां पर ये लिखता हूं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू प्लस ऑफ डब्ल्यू एक्सटर्नल। अब यहां पर एक चीज याद रखनी है आपको,
आप जिस डायरेक्शन में फोर्स लोगे आपको डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन का लेना है। 2 पॉइंट यहां याद रखने हैं। अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं, ये जो चीज मैं बता रहा हूं ये 12th क्लास में अच्छे नहीं बताते, बट मैं यहां पर एक चीज बता रहा हूं, आपको ध्यान रखना है। आप जिस डायरेक्शन का फोर्स लोगे, आप जिस डायरेक्शन का फोर्स लोगे, जिस डायरेक्शन का फोर्स लोगे, आपको dr या dx भी उसी डायरेक्शन का लेना है, उसी डायरेक्शन में लेना है। उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आ गई। दूसरा पॉइंट ये है कि जो लिमिट है ना, लिमिट, आप फोर्स जिस डायरेक्शन लोगे, जिस डायरेक्शन में dr लोगे, कुछ भी करो, लेकिन लिमिट दोनों केस के लिए सेम रहेगी। लिमिट सेम होगी दोनों ही केस के लिए। अब ये दोनों डायरेक्शन का मतलब क्या है समझो। अगर मान लो मैं एफ एक्सटर्नल मानता हूं तो मैं dr इस डायरेक्शन में लूंगा, अगर मैं एफ सी इस डायरेक्शन में मानता हूं तो मैं dr इस डायरेक्शन में लूंगा। दोनों के लिए, चाहे मैं वर्क डन एफ एक्सटर्नल के लिए निकालूं, चाहे मैं वर्क डन एफ सी से निकालूं, लिमिट आपको इनिशियल लिमिट इंफिनिटी और फाइनल लिमिट आर यही लेनी होगी दोनों केस में। क्या ये बात क्लियर है? चाहे मैं एफ एक्सटर्नल इंटू dr करूं, चाहे मैं एफ सी इंटू dr करूं, दोनों ही केस में लिमिट आपकी इंफिनिटी से आर चलेगी। इनिशियल लिमिट आपकी इंफिनिटी होगी, फाइनल लिमिट आपकी आर होगी। यही आपको समझाया जा रहा है यहां पर। ठीक है भैया, ऐसा क्यों हो रहा है अभी आपको, आप ध्यान से समझोगे तो आएगा, देखेंगे हम क्यों होगा ऐसा, लास्ट में आंसर आप आने के बाद पता चल जाएगा। देखो अब हमारे पास ये आया तो हम इसको अब इस तरह से लिख सकते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डब्ल्यू एक्सटर्नल प्लस है और एक्सटर्नल क्या था, एफ एक्सटर्नल इंटू dr। भाई मैंने ये लिख लिया। अब चूंकि आपको पता है एफ एक्सटर्नल हमारा किसके इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड में ये एफ सी के इक्वल होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होता है। अगर वेक्टर फॉर्म में देखो तो ये नेगेटिव ऑफ एफ सी है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, माइनस ऑफ एफ सी इंटू dr। क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं? मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एफ एक्सटर्नल जो है मैग्नीट्यूड तो सेम है और इसकी डायरेक्शन नेगेटिव होगा, इसलिए नेगेटिव यहां कर दिया। सिंपल है, इसमें कुछ समझना नहीं है। बेसिकली आपको एफ एक्सटर्नल की वैल्यू नहीं पता, जब एफ एक्सटर्नल की वैल्यू नहीं पता, पर आपको ये पता है एफ एक्सटर्नल जो है एफ सेंट्रीपिटल के इक्वल है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए मैंने इसको यहां रख दिया। अब ये तो माइनस चलेगा ही। अब एफ सी हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो था माइनस के अपॉन में आर स्क्वायर, यही था। तो माइनस के अपॉन में आर स्क्वायर इंटू dr, और ये आ गया आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। भाई dr du लिख लेते हैं इसको, चलो कोई बात नहीं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ गया। तो ये देखो ये माइनस के है, बाहर आ गया, इसका इंटीग्रेशन करेंगे r की पावर -2 + 1 अपॉन में -2 + 1, और लिमिट कहां से कहां तक लगाएंगे, r इनिशियल यानी कि इंफिनिटी से r तक, r फाइनल तक। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे, अब ये सवाल बस हो गया, आपको जो चीजें समझानी थी वो मैं समझा चुका हूं। भाई ये तो माइनस क्वेश्चन में था ना, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये प्लस के चला, तो यहां पर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हम लिख सकते हैं के अपॉन में -1, है ना, के अपॉन में -1, और ये आ गया आपका 1 अपॉन में आर, और आर की वैल्यू इंफिनिटी से स्मॉल आर तक जाएगी, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ गया -k 1 अपॉन आर -1 अपॉन इंफिनिटी। अब ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आपको क्या मिला, -k/r मिलना था ना, ये था। क्लियर है? तो आपको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मिला -k/r। ठीक है, यहां से ये माइनस वाला रह गया था, ये माइनस प्लस हो गया, ये वाला माइनस इसकी वजह से आया, ये माइनस क्वेश्चन में दिया है, ये वाला माइनस ये माइनस दोनों क्या हो गए, प्लस हो गए। फिर हमारा यहां पर जो माइनस आया वो -2 + 1 की वजह से आया, ये आपको समझना है। तो अब यहां से आप टोटल एनर्जी निकाल सकते हो। टोटल एनर्जी कितनी हो गई भाई, पहले काइनेटिक एनर्जी आपने निकाली k/2r, प्लस आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, -k/r। इसको आप सॉल्व कर लोगे तो क्या हो जाएगा भाई, 2r इसका एलसीएम हो जाएगा, तो यहां पर k माइनस ये r है, ये नीचे 2 है, तो ये 2k हो जाएगा। दैट मीन्स यू गॉट -k/2r। उम्मीद करता हूं आपको जो टोटल एनर्जी मिली -k/2r ये समझ में आई होगी। इसका मतलब -k/2r यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है। क्या ये बात क्लियर है? सवाल बहुत आसान था, लेकिन इसके अंदर कॉन्सेप्ट इतने ज्यादा थे कि एक जिसको कॉन्सेप्ट नहीं पता वो क्या करेगा, इसको रट लेगा और फिर जो है इसको करने लग जाएगा, और वो गलत कर देगा। कॉन्सेप्ट रटने से नहीं होगा, आपको ये समझना है कि कब एक्सटर्नल फोर्स और ये सब आ रहा है।
वैसा तो ये आप ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में भी पढ़ोगे, वहां ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे और इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी पढ़ोगे ये सारी चीजें, और वर्क एनर्जी एंड पावर में भी ये सारी चीजें आएंगी। बट अब क्या करें, आपके पीडब्ल्यू के मॉड्यूल में ये क्वेश्चन पहले ही दिया था, तो इसीलिए मुझे ये बताना पड़ा। उम्मीद करता हूं आपको यहां पर जो है ना सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी कि भाई पहले तो यहां पर जो टोटल एनर्जी का जो ये वाला जो फॉर्मूला ये किस तरह से फिट होता है, किस तरह से चलता है ना, ये इसकी हाइट और इसकी वेलोसिटी की वजह से लगती है ये वाली एनर्जी। फिर हम जो है यहां पर जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं, ये लगाते हैं इसको ये मान करके कि ये जो मास है पहले बाहर रखा हुआ है, इसको उठा करके इसको सेंट्रीपिटल फोर्स की रेंज में लेकर के आते हैं, क्योंकि यहां लाएंगे तो यहां कोई सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है। जब ऐसे इसको सेंट्रीपिटल फोर्स की रेंज में लाएंगे तो इसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लगना शुरू हो जाता है। तो जब इसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लगना शुरू हो गया, वो भी एक कंजर्वेटिव फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स, तो वहां से हम जो है देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी कैंसिल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस केस में दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। मैग्नीट्यूड सेम होगा तो वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा, वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा तो एक्सेलरेशन आपका जीरो होगा। तब यहां से हम जो है जो भी हम वर्क डन करते हैं वो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है। वही हमने यहां पर निकाला कि वर्क डन एक्सटर्नल जो है हमारा जो है, जो यहां से एफ एक्सटर्नल और ये वर्क डन, हाँ ये वर्क डन जो है जो भी करेंगे वो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। जो भी वर्क डन करेंगे वो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। तो यहां से हम ये सारी कहानी करते हुए आए तो डब्ल्यू एक्सटर्नल हमें माइनस डब्ल्यू सी मिला, या डब्ल्यू एक्सटर्नल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, यानी कि हमेशा चलेगा, ये सभी के लिए वैलिड है, चाहे स्प्रिंग के लिए निकालें चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए निकालें, सभी के लिए निकालें, एप्लीकेबल फॉर ऑल। तो यहां से फिर हमने निकाला डब्ल्यू एक्सटर्नल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और यहां से आपको ये फॉर्मूला मिलता है जो आप रेगुलरली बुक में या कहीं पर सॉल्यूशन में देखते हो कि कैसे आया। उसके बाद मैंने यहां पर इसको दोबारा से बताया कि ये डब्ल्यू एक्सटर्नल प्लस में है, ये कंजर्वेटिव नेगेटिव में है। यहां पर फिर चेंज इन पोटेंशियल डब्ल्यू एक्सटर्नल को लेकर के चला, और मैंने यहां ये बताया था आप जिस डायरेक्शन का फोर्स लोगे उसी की डायरेक्शन में डीआर लोगे, और लिमिट सेम रखोगे, चाहे आप किसी भी तरह से करो, लिमिट हमेशा सेम रहेंगी, इनिशियल लिमिट और फाइनल लिमिट। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां से आपको निकल के आएगा एफ एक्सटर्नल हमारा किसके इक्वल होगा, नेगेटिव ऑफ एफ सी के। एफ सी हमारा क्या है, माइनस के बाई आर स्क्वायर के, ये माइनस से माइनस प्लस हो गया, के अपॉन में आर स्क्वायर इंटू डी आर, इसका इंटीग्रेशन किया, के बाहर आ गया, और -2 + 1 इसका मतलब आर की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 इंटीग्रेशन कर दिया। ये -2 + 1 से -1 यहां आ गया, और आर की पावर -2 + 1 यानी कि 1 अपॉन में आर, ये यहां मिल गया। लिमिट लग गई इन्फिनिटी टू आर, लिमिट मैंने बताई दी थी। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, माइनस के 1 अपॉन में आर -1 अपॉन में इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, तो चेंज इन पोटेंशियल -k/r। तो टोटल एनर्जी हमें किस किस की वजह से मिली ये बस आपको समझना था। टोटल एनर्जी में एक तो ये वाली पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, ये समझ रहे हैं। यहां पर एक तो ये वाली काइनेटिक एनर्जी है, यानी कि इस बॉल के मोशन की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी है वो है टोटल एनर्जी में। दूसरा, इस बॉल को किसी पॉइंट से सेंट्रीपिटल फोर्स की रेंज में लाने में जो वर्क डन किया उसकी वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई वो पोटेंशियल एनर्जी है। ये दोनों चीजें मैंने ऐड करी तो मेरा जो है सॉल्यूशन आ गया -k/2r। भाई मुझे पता है कि ये क्वेश्चन बहुत लेंथी हुआ है, हो सकता है 1 घंटे से ज्यादा का ये क्वेश्चन है, पर आप यकीन मानो इस क्वेश्चन में इतने कॉन्सेप्ट थे कि जो आप 4 लाइन में आप इसको कर लेते हो, रट लेते हो, अब आपके दिमाग के जो तार है ना 110% खुल गए होंगे कि वो जो du/dr है वो आया कैसे है, करना कैसे है, ये मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद अब रट लो आप, चाहे एफ एक्सटर्नल जो है du/dr आप किसी भी तरह से आप इसको कर सकते हो। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं भाई लेंथी हो गया क्वेश्चन, बट उसके लिए तो मैं आप कुछ नहीं कर सकता, कॉन्सेप्ट मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश करी है, बट उम्मीद करता हूं कि आपको जो है ना इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो भाई वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो भाई वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.vijayacademy.in पर, वहां पर एक रिसोर्स का टैब होगा, वहां से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको फिजिक्स में कोई भी डाउट है तो टेलीग्राम ग्रुप पर टेलीग्राम पर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आपको व्हाट्सएप पर मुझसे बात करनी है तो व्हाट्सएप पर भी मुझसे बात कर सकते हैं। नंबर मैंने यहाँ दिया है, आप देखो नंबर भैया मैंने यहाँ दिया है, ये नंबर है, यहाँ पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोई भी डाउट है पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पर ग्रुप ज्वाइन कर लो, फिजिक्स बाय विजय अकेडमी। चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में।